गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलएड फर्स्ट ईयर में के सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन शिक्षण एरियाज के अंतर्गत हम लोग पर्यावरण की अवधारणा को समझ रहे थे। अब तक हम लोगों ने पर्यावरण क्या है, उसके जो नवीन अवधारणा क्या है, हमने इस चीज़ को समझ लिया। पर्यावरण के घटक आदि को हम अब तक समझ चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कि पर्यावरण की इसी अवधारणा को और अधिक समझने के लिए पर्यावरण के क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे, पर्यावरण के विषय के रूप में अध्ययन करेंगे और पर्यावरण के संरक्षण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी कि हम आज पर्यावरण अवधारणा तो सिर्फ हम कह नहीं सकते इसको, पर्यावरण के क्षेत्र संरक्षण विषय के रूप में और संरक्षण के बारे में आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहली चीज आती है पर्यावरण के क्षेत्र कि पर्यावरण के कौन कौन से क्षेत्र हैं, किन किन क्षेत्रों में हम पर्यावरण को समझ और जान सकते हैं। हमें इस चीज को अभी समझना है, पर्यावरण के क्षेत्र। अब पर्यावरण का क्षेत्र कोई सीमित क्षेत्र नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि पर्यावरण मानव या मनुष्य के चारों ओर जो कुछ भी है या उसको ढका हुआ है वह पर्यावरण है। तो यहाँ पर इसके क्षेत्र, क्योंकि ये सीमित क्षेत्र नहीं है, अब तक की जितनी हमने बात कही उससे इतनी बात स्पष्ट हो चुकी है कि इसका क्षेत्र कोई सीमित नहीं है, ये व्यापक हर क्षेत्र तक फैला हुआ है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर कि मानव, पहला इसके अंतर्गत हम मानव के बारे में पढ़ते हैं, फिर परिवार, परिवार के बारे में पढ़ते हैं, फिर है पास पड़ोस, पास पड़ोस के बारे में हम समझते हैं, फिर समाज, समाज के बारे में हम जानते हैं। यानी कि हम जब बालक जन्म लेता है तो वह पहला समाज के परिवार के संपर्क में आता है, परिवार के बाद में पास पड़ोस के संपर्क में आता है, फिर वह समाज के संपर्क में आता है, स्थानीय समाज, सामुदायिक समाज, उनके संपर्क में आता है। उसके बाद में वह जैसे जिला, नगर, जिला, स्थानीय समुदाय या समाज, नगर हो गया, फिर जिला, राज्य, राष्ट्र और फिर अंतिम जो आती है उसकी बात आती है वह विश्व। यानी कि अगर क्षेत्रों की बात कहें तो अब इसमें इनसे संबंधित परिवार, परिवार क्या है, उसकी संरचना क्या है, इसका संगठन कैसे होता है, इसकी क्यों आवश्यकता है, ये कुछ इसके अंतर्गत। फिर आस पड़ोस क्या है, वो किस तरह से बालक को प्रभावित करता है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसका संरचना, उसका निर्माण कैसे होता है, समाज का संगठन, संरचना, निर्माण, ढांचा सब क्या है वो चीज समझना। फिर बाद में जिला क्या है, जिला किस तरह से उसको प्रभावित करता है, उसमें किस तरह से आवश्यकताएं पूरी होती, कौन कौन सी आवश्यकता, यानी कि हर चीज के बारे पर्यावरण हमें जानकारी प्रदान करता है, पर्यावरण विषय। इसीलिए कहा जाता है कि पर्यावरण विषय का क्षेत्र सीमित नहीं है, यह एक व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ विषय है। इसीलिए पर्यावरण के क्षेत्र को हम बहुत विशाल दृष्टिकोण से या व्यापक दृष्टिकोण से हमें देखना होता है, उसी के अनुकूल हमें इसको समझना होता है। अर्थात पर्यावरण का क्षेत्र व्यापक है, सीमित नहीं। अगली बात जब इसके अंतर्गत आती है वह आती है इसका विषय क्षेत्र, कि इसमें विषय क्षेत्र के रूप में कौन कौन से ऐसे तत्व विद्यमान होते हैं। तो पर्यावरण विषय के रूप में पर्यावरण विषय के रूप में, क्योंकि विषय के रूप में इसकी अपनी महत्व या अपनी मान्यता है या इसका उपयोगिता है। क्योंकि पर्यावरण को समझने या जानने के लिए एक विषय के रूप में ही इसकी उपयोगिता होती है। यानी कि अब तक हम लोग इसकी अवधारणा में हम लोगों ने इसके उसको पढ़ चुके हैं, हम लोग उसके अर्थ, उसके उद्देश्य, उनके बारे में हम अब तक
उसके घटक और उसके क्षेत्रों के बारे में हम समझ चुके। अब हम देखने वाले हैं कि पर्यावरण के विषय के रूप में इसका उपयोग क्या है, किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली चीज जो है कि पर्यावरण एक विषय के रूप में इसे मान्यता या इसकी उपयोगिता या आवश्यकता को महसूस क्यों किया गया, क्योंकि वर्तमान में पर्यावरण की जो स्थिति है वो इस तरह की है कि वो एक तरह से कहा जाए कि हर तरह से वातावरण प्रदूषित होता चला जा रहा है। न केवल प्राकृतिक वातावरण की ही बात हो रही है बल्कि सामाजिक संबंधों, समाज, समुदाय, राष्ट्र आदि सभी के बीच में एक अजीब सा वातावरण बनता चला जा रहा है, जो कि कहीं पर तनाव का कारण बनता है और कहीं पर विघटन का कारण बनता है। इसीलिए पर्यावरण को एक विषय के रूप में, क्योंकि हमने इसके क्षेत्रों के बारे में देखा था, इसके क्षेत्र बहुत विशाल है, विस्तृत क्षेत्र है, उसमें राज्य के बारे में भी पढ़ते हैं, समाज के बारे में भी पढ़ते हैं, राष्ट्र के बारे में भी पढ़ते हैं और विश्व के बारे में भी पढ़ते हैं। तो यही चीज है कि इसको विषय के रूप में हमें महत्वपूर्ण मानना बहुत अनिवार्य है, या इसको विषय के रूप में मान्यता प्रदान की, क्योंकि इसमें सबसे पहला है मानव व पर्यावरण में सामंजस्य। सबसे पहले विषय के रूप में जो हमें इसकी उपयोगिता महसूस हुई, उसके लिए क्या क्या जरूरी था। सबसे पहला मानव व पर्यावरण में सामंजस्य। अब चाहे कहीं का भी है, व्यक्ति का अपने आसपास के संपूर्ण वातावरण के साथ में सामंजस्य होना अनिवार्य है। तो पर्यावरण विषय एक वह विषय है जो व्यक्ति को वह सामंजस्य करने के समस्त उपाय सुझाता है, समस्याओं का समाधान बताता है और उसे एक तरह से कहा जाए कि समायोजन करना या सामंजस्य करना सिखाता है। तो इसका इसीलिए इसका एक विषय के रूप में इसका महत्व बनता है। दूसरी बात, आवश्यकता इसकी क्यों महसूस की गई, वह दूसरा कारण है प्रदूषण। अब प्रदूषण की बात कही जाए तो प्रदूषण केवल प्राकृतिक ही नहीं है। हम अमूमन रूप से हम कहते हैं कि प्राकृतिक वातावरण में ही या प्राकृतिक तौर से ही प्रदूषण फैल रहा है। हम उसकी वजह से पर्यावरण को पढ़ना या समझना अनिवार्य है। प्राकृतिक रूप में जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और पृथ्वी पे यानी कि भूमि पे, है ना, इन पर प्रदूषण निरंतर रूप से फैल रहा है। तो प्राकृतिक रूप से प्रदूषण की बात, लेकिन यहाँ पे सामाजिक रूप से भी प्रदूषण फैल रहा है। अब इस सामाजिक रूप से भी फैल रहे प्रदूषण को भी नियंत्रित करना, कि हर दूसरे समाज के मूल्यों मान्यताओं को स्वीकार करना, समर्थन करना, आदर सम्मान देना, एक की प्रगति से दूसरे को ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए बल्कि उसकी प्रगति से प्रसन्न होना, उसकी प्रगति में और सहयोग प्रदान करना, ये सारी चीजें जो कि इस समय काफी विघटित अवस्था में पहुंच चुकी हैं। इसीलिए प्रदूषण केवल प्राकृतिक ही नहीं, सामाजिक। तो सामाजिक और प्राकृतिक दोनों ही प्रकार के प्रदूषण से नियंत्रण के लिए बहुत अनिवार्य है कि हमें इसे एक विषय के रूप में मान्यता प्रदान करें या इस विषय के रूप में इसको समझाया जाए। जैसे कि सामाजिक रूप से तो हमें बात समझ में आ गई। प्राकृतिक रूप से जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि पर होने वाले प्रदूषण, इन सभी प्रदूषण का जो एक सबसे बड़ा जो नुकसान या सबसे बड़ा जो हानि हमें हो रही है, सबसे कहना चाहिए कि चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हुई है, वह है ओजोन परत में छेद। क्योंकि प्रदूषण की स्थिति ये है कि इस प्रदूषण की वजह से पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण गैसीय अवस्थाएं, विभिन्न प्रकार की प्रदूषित गैसीय अवस्थाओं का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से ओजोन परत में छेद, ओजोन परत में छेद होने की वजह से पृथ्वी का जो तापमान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, जो कि मानव सभ्यता संस्कृति के लिए, प्राणी मात्र के लिए काफी हानिकारक अवस्था है। इसीलिए इसको विषय के रूप में
मान्यता या विषय के रूप में इसका शिक्षण कार्य किया जाना बहुत अनिवार्य है। फिर बाद में आता है पर्यावरण संरक्षण की। अगली जो हमारी बात थी वह है पर्यावरण संरक्षण। क्योंकि जब इतनी बुरी खराब स्थिति आ चुकी है तो निश्चित है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में विचार किया जाए, इसके बारे में चिंतन किया जाना बहुत अनिवार्य। इसीलिए एक विषय के रूप में इसको, क्योंकि विषय जब हमारे सामने एक विषय के रूप में शिक्षण कार्य किया जाए ना, तो पर्यावरण का संरक्षण किस तरह से किया जाना है इसके बारे में बालक को जानकारी प्रदान की जा सकती है। क्योंकि अभी जो सामाजिक प्रदूषण है इसको तो मनुष्य कहते हैं कि ठोकर लगकर अपने आप सीखता है, लेकिन यहाँ के लिए उसे सचेत करना या उसके बारे में सही जानकारी होना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि यहाँ पर कहना चाहिए बहुत सारी तकनीकी भाषाएं होती हैं, टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानना, हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है, और वो एक विषय के माध्यम से भी बालक तक आसानी से समझाया या पहुँचाया जा सकता है। इसीलिए बात आती है पर्यावरण संरक्षण की, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के बारे में चिंतन करना या इसके बारे में सोचना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण किस तरह से किया जाए और इसकी जानकारी बालक तक कैसे पहुंचाई जाए, इसके लिए एक विषय के रूप में इसको किस रूप में हमें रखा जाना चाहिए, इस चीज को समझे तो सबसे पहली है कि सभी देशों को एकजुट होना होगा। एकजुट होना, ठीक है ना। यहाँ सबसे पहली चीज पर्यावरण संरक्षण में सबसे पहला स्टेप होगा कि सभी देशों को एकजुट होना होगा, क्योंकि हर देश अपने स्तर पर अपने नए नवीन आविष्कार कर रहे हैं, नवीन अनुसंधान कर रहे हैं। हर देश की अपनी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसके संसाधनों में वृद्धि हो रही है, औद्योगिक इकाइयों में वृद्धि हो रही है, यातायात के साधनों में वृद्धि हो रही है, या कहा जाए कि जैसे इस समय इंटरनेट बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि ऑनलाइन हर काम ऑनलाइन हो रहा है, तो निश्चित है कि इंटरनेट बहुत अधिक मात्रा में उपयोग हो रहा है, तो ये भी एक प्रदूषण का कारण बनता है। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे नवीन जो वर्तमान जीवन शैली है उसके आधार पर जो बहुत सारे नवीन संसाधनों का उपयोग हो रहा है वो प्रदूषण का कारण बन रहे हैं। इसीलिए सभी देशों को एकजुट होकर एक निश्चित नीति या सिद्धांत को बनाना होगा, नियम को बनाना होगा, कानून बनाने होंगे, जिससे कि इस प्रदूषण को रोका जा सके, इसके संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण की जो एक योजना का निर्माण किया जा सके। क्योंकि हर किसी का संयुक्त रूप से अगर जब तक नहीं किया जाएगा तब तक वह सफलता संभव नहीं है। अगली बात आती है इसमें है प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूकता। प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूक, कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, ये प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, इनको किस तरह से संरक्षित रखना चाहिए, इनका उपयोग कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आवश्यकता से अधिक यदि आपके पास है तो उसका संरक्षण कैसे करना चाहिए, और सबसे पहली चीज है कि ये प्राकृतिक संसाधन है कौन कौन से और ये किस तरह से मानव के लिए उपयोगी है और इनका उपयोग उसे कैसे करना चाहिए, इसके प्रति उसे जागरूक करना बहुत अनिवार्य है। उनका उपयोग करना और इनका संरक्षण करना कैसे संभव है, इसकी जानकारी या इसके प्रति उसे अवेयर करना बहुत जरूरी है, जागरूक करना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रति पर्यावरण के संरक्षण के अंतर्गत इसे जागरूक करने की विचारधारा को होता है। नेक्स्ट आता है आधुनिक जीवन पद्धति। आधुनिक जीवन पद्धति, आधुनिक जीवन पद्धति जो है
जिसमें कि हमारा औद्योगिकरण है, शहरीकरण है, ये मूल ऐसे कारण हैं जो कि हमारे पर्यावरण के प्रदूषण के कारण बनते हैं। क्योंकि शहरीकरण है तो गांवों से लोगों का शहरों की तरफ बढ़ना, शहरों में संसाधनों की कमी होना, उनको जुटाने के लिए बहुत सारे ऐसे संसाधनों का उपयोग करना, या फिर वहाँ पर भीड़ का बढ़ना, पॉल्यूशन, ट्रैफिक का बढ़ना, उससे पॉल्यूशन बहुत बढ़ना। तो ऐसे में हमें हमारी जीवन शैली, जो आधुनिक जीवन शैली है, हम हर जगह छोटे छोटे जगह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं, इंटरनेट ऐसे मतलब जो कि एक तरह से कहा जाए कि तरंगीय प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं, ऐसे डिवाइसेस हम यूज करते हैं। तो ये सारे जो हैं प्रदूषण के कारण बनते हैं। तो इनका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आधुनिक जीवन शैली क्या है, इसकी क्या हानियां हैं, इसके क्या नुकसान है, फायदे तो हैं ही लेकिन नुकसान भी क्या है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। तो और इनसे किस तरह से बचा जा सकता है, इसका ज्ञान हमें पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से बालक तक पहुंचाया। नेक्स्ट है प्रदूषण के दुष्प्रभावों की जानकारी। प्रदूषण के दुष्प्रभावों की, प्रदूषण के जो संरक्षण के अंतर्गत दूसरी बात आती है कि इसके दुष्प्रभावों की जानकारी, क्योंकि हर जगह कहाँ किस तरह से इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं, इसकी जानकारी होना बहुत अनिवार्य, तभी बालक इसमें एक व्यक्ति प्रदूषण संरक्षण के बारे में चिंतन कर सकता है। नेक्स्ट आता है कि उसके बाद में है हाँ नियंत्रण के उपाय। नियंत्रण के उपायों की जान, ठीक है ना। यानी कि नियंत्रण के उपाय के जितने भी वायु सॉरी जो भी प्रदूषण है, जिनकी वजह से प्रदूषण हो रहा है, उन सबको नियंत्रित करना और इसके क्या उपाय हो सकते हैं, उसके माध्यम से हम पर्यावरण के संरक्षण की चर्चा या पर्यावरण संरक्षण पर विचार कर सकते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत अनिवार्य है कि सभी को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। फिर प्राकृतिक संसाधनों क्या है उनकी जागरूकता के उनके प्रति जागरूक होना होगा, आधुनिक जीवन शैली को समझना होगा, उस पर नियंत्रण करना होगा, दुष्प्रभावों को जानना होगा और उसके आधार पर नियंत्रण किस तरह से रखा जाए, इसके उपायों के का प्रशिक्षण तक बालक को प्रदान किया जाना अनिवार्य है। इसीलिए एक विषय के रूप में पर्यावरण विषय को मान्यता या उसकी उपयोगिता अनिवार्य आवश्यक। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आपको एक प्रश्न हल करना है। पर्यावरण की क्षेत्रों को समझाते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए विषय के रूप में उपयोगिता को स्पष्ट, ठीक है ना। पर्यावरण के संरक्षण को समझाते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए विषय के रूप में इसकी उपयोगिता को समझाइए। इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 इसकी महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकलें, घर से बाहर निकल रहे हैं
तो 3 बातों का ध्यान रखें, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें,